Hello student, today I am going to teach about the subject economics class 11 chapter 1st and it part 4. We will study about the industrial sector on the eve of independence. First point is deindustrialization, that is decline of Indian handicraft industry. Britishers followed the policy of systematic deindustrializing India. The primary motive behind the deindustrialization by the British government was to first is to get raw material from India at cheap rate and thus to reduce India to a mere exporter of raw material to the British industries. Second point is to sell British manufactured goods in Indian market at higher rate. This point will explain in brief. You can understand all the point, all the concept in this point. In this point, first step in this point said that at that time the Indian raw material was exported at cheap rate. We know that export first country is Britain, second country is India. The goods sent from India to Britain, that is export. At that time the raw material rate at cheap price. उस टाइम पे जो रॉ मटेरियल का रेट था, जो प्राइस थी, वो बहुत ही चीप प्राइस पर वो ब्रिटेन के लोग, ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर जाती थी. सेकेंड पॉइंट इज इम्पोर्ट. उस टाइम पर जो वो इम्पोर्ट करते थे, मतलब कि ब्रिटेन जो गुड्स हमारे कंट्री में भेजता था, इंडिया में, वो क्या भेजता था? फिनिश गुड दैट इज़ अ फाइनल गुड. जो पूरा इसी रॉ मटेरियल से बनकर जो गुड्स तैयार होता था उसको कहते हैं फिनिश गुड. वो अपने गुड्स को इस हमारी कंट्री में सेल करता था. किस रेट पर? हायर रेट पर. रेट का क्या था? वो हाई रेट था, मतलब ज़्यादा प्राइस पर बेचता था. पहला रीज़न डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का ये था. सेकेंड, जो भी हमारी हैंडीक्राफ्ट गुड्स थे, हैंडीक्राफ्ट गुड मीन्स द हैंडमेड गुड्स, और इंडिया उस टाइम पर हैंडमेड गुड्स पर में बहुत ही एक्सपर्ट था. तो हैंडमेड गुड पर जो है एक्सपोर्ट ड्यूटी ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा लगा दिए थे, ताकि हम लोग जो है अपने गुड्स को दूसरी कंट्री में ना सेल कर सके. और जो वो मेरी कंट्री में लाते थे फिनिश गुड, वो फ्री ड्यूटी थी, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं था. फ्री ड्यूटी थी, उस पर कोई भी टैक्स नहीं था. जिससे क्या हुआ, हमारी कंट्री में क्या हुआ कि मशीन मेड गुड, वो जो गुड्स बेचते थे वो मशीन मेड था, और हम जो बेचते थे वो हैंड मेड था. तो मशीन मेड गुड्स जो थे हमारी कंट्री में पूरी तरह से आ चुके थे. लोग जो है, हमारे इंडियन पीपल्स जो है, वो मशीन मेड गुड्स को परचेज़ करते थे. रीज़न डैट द मशीन मेड गुड्स जो थे उसकी प्राइस जो थी वो चीप थी, कम थी एज़ कम्पेयर टू हैंडीक्राफ्ट गुड. तो चीप रेट पर वो रहता था. और हैंडीक्राफ्ट जो हैंडमेड से बनता था, जिस पे लेबर चार्जेस होते थे, तो उसकी प्राइस जो थी वो ज़्यादा थी, रेट उसका ज़्यादा था. पीपल always like to purchase machine made good as compared to handmade good. The decline of the handicraft good was two reasons. First is he destroyed the domestic market and also the export market. वो अपने डोमेस्टिक मार्केट से भी वो उनका टूट गया और वो एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाते थे. It means that the de-industrialization of हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. आई थिंक ये पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा.
second point is lopsided modern industrial structure. British rule neither permitted modernization of industries or nor did they encourage the growth of heavy industries in India. ब्रिटिशर्स जो थे, जो ब्रिटिश रूलर्स थे, ना ही वो परमिशन देते थे कि हमारी इंडस्ट्री मॉडर्न बन सके, और ना ही वो इनकरेज करते थे कि हमारी जो हैवी इंडस्ट्रीज़ है, जो उस टाइम पे हमारी जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी, उसकी ग्रोथ हो. द पीरियड 1850 to 55 saw the establishment of the first cotton mill, first jute mill and first coal mill. By the end of the 19th century, there was 194 cotton mill, 36 jute mill. The cotton textile mill was located in the western part of the country in the state of Maharashtra and Gujarat. उस टाइम पर 1950 and 55 में हमारी कंट्री में कॉटन मिल, जूट मिल एंड कोल मिल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ. और एट द एंड ऑफ द 19th century तो 194 कॉटन मिल और 36 जूट मिल उस टाइम पर उन लोग मतलब इतने क्वांटिटीज़ में फैल चुके थे. और सबसे ज़्यादा कहाँ पे हमको मिलता है कॉटन मिल, वो महाराष्ट्र एंड गुजरात में. जूट मिल इन बंगाल वॉज established mainly by the British capitalists. First iron and steel industries during the British rule has the Tata Iron and Steel Company, incorporated in August 1907 in Jamshedpur, that is in Bihar. Some other industries which had their modest beginning after the Second World War. तो इस पॉइंट में ये है कि उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ना ही परमिशन देते थे कि मॉडर्नाइजेशन हो सके हमारी इंडस्ट्रीज़ का, और ना ही इनकरेज करते थे कि हमारी जो हैवी इंडस्ट्रीज़ है वो उसकी ग्रोथ हो सके. उस टाइम पर इतने सारे इंडस्ट्रीज़ की इस्टेब्लिशमेंट हुई, और उसी टाइम पर जूट मिल्स की भी हुई, टाटा इंडस्ट्रीज़ की भी इनकॉर्पोरेटेड हुआ. तो इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ को अगर ये वो करते मतलब उनका ग्रोथ करते तो ये इंडस्ट्रीज़ बहुत ही फेमस होती. थर्ड पॉइंट इज कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज वॉज लैकिंग. द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स was simply to develop those industry which would never be competitive to the British industry. They also wanted Indian to depend on the Britain for the supply of the capital good and heavy equipment. ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी थी, वो उनकी पॉलिसी क्या थी कि वो चाहते थे कि हम इंडियन पीपल्स जो हैं वो फॉरेन के सामानों पर डिपेंड हो जाएं. रीज़न क्या था कि हमारे पास कैपिटल गुड्स नहीं थे, हमारे पास प्रोडक्शन के लिए वो सारे इक्विपमेंट नहीं थे जो प्रोडक्शंस के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सारी मशीन, वो सारे टूल्स. तो वो हम लोगों को अपने ऊपर डिपेंड करवाना चाहते थे. तो यही रीज़न, ये इनकी एक पॉलिसी थी, ये भी एक क्या है रीज़न है हमारी इंडस्ट्रीज़ के डिक्लाइन होने की. द लास्ट पॉइंट इज़ लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. At the time of independence, people used to spend between 80 to 90% of their income on the basic necessities, that is on food, clothing and housing. Even then, people didn't get adequate quantity of food or clothing or housing, and the million of people starved, was naked, live in the hut and in the open. उस टाइम पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा लो थी. जितने भी इंडियन पीपल्स थे उनकी 80 to 90% इनकम जो अपनी बेसिक ज़रूरत पे जाती थी, वो कौन सी थी? फूड, खाना, कपड़ा और रहने की जगह. उस टाइम पर लोगों के पास इतना भी खाना नहीं रहता था कि वो ठीक से पेट भर खा सके, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे और रहने के लिए घर नहीं थे. तो ये सारे रीज़न थे. दैट आर द रीज़न थ्रू दिस our industrial sectors going to decline at the time of colonial government. I think all the point will be clear. If you have any doubt, you can ask the question. Thank you, class.